नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से। हमारे साथ जुड़ी हैं कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट से, जहां मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कराई जाती, हिमांशी कांडपाल मैम, जो डायरेक्टर भी हैं। आप पूरी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में कैसे सफलता पाई जाती है। यदि कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यहाँ के बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आने वाले भविष्य में भी बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज तक पहुँच चुके। तो मैडम, कैसे आपने कब से कोचिंग खोली और कैसे तैयारी कराते हैं जो बच्चे सफलता पाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी कांडपाल है। हमारा इंस्टीट्यूट कैटलिस्ट कोचिंग हल्द्वानी में पिछले 22 सालों से है। हमारे जो मनोज कांडपाल सर हैं 22 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हल्द्वानी में, और हमारी कोचिंग में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी पिछले लगभग 10 से 12 सालों से कराई जा रही है। किस हिसाब से बच्चों को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए जिससे सफल हों? तो पहली बात, सबसे पहले बच्चा जब 10वीं की परीक्षा देता है तो उस समय वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे साइंस सब्जेक्ट में मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। तो 10वीं में जैसे ही सबसे पहले बच्चा ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो 11वीं में सबसे पहला दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले दिन से उसके हाथ में सिलेबस आ जाएगा, किताबें आ जाएंगी। उसे ये बस पता होना चाहिए कि मुझे कैसे ये सिलेबस कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, मुझे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि पढ़नी 11वीं और 12वीं की किताबें हैं सबसे पहले, जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिलेबस जो चल रहा है। और जैसे जैसे लगातार प्रयास बच्चा करते रहेगा, पढ़ाई करते रहेगा 11वीं 12वीं, तो उसके बाद 12वीं के एग्ज़ाम देगा। 12वीं के एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद नीट का पेपर, जो कि अभी मेडिकल का पेपर नीट का पेपर है, वो देगा। अगर उसकी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अच्छे से हुई है, उसने ध्यान लगाया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो हो सकता है वो पहले ही अटेम्प्ट में नीट का पेपर क्वालिफाई कर ले। मैडम, कुछ ऐसा गाइडलाइंस भी आती है, जैसे मेडिकल का जो पेपर होता है उसमें गाइडलाइंस भी आती है कि इस हिसाब से पढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आती है। एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने इस साल की 6 अक्टूबर को क्लियर गाइडलाइंस दे रखी हैं। 6 अक्टूबर को नई गाइडलाइंस आई थी, उसमें सिलेबस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई थी कि कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 6 अक्टूबर से ये जो 2024 का नीट का पेपर होगा उसका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। बच्चों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब कम पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कुछ टॉपिक्स इक्का दुक्का ऐड हुए हैं, तो इसमें बच्चे को अब कम हुआ है सिलेबस, तो प्रयास कम नहीं करने, उनको डबल प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सबके लिए रिड्यूस हुआ है। तो फिर जितना सिलेबस है उसे रिवाइज कर लें अच्छे से। जैसे ही 12वीं का आखिरी एग्ज़ाम होता है और नीट का पेपर 1.5 महीने बाद होता है, उस 1.5 महीने के टाइम में पूरी 11वीं के जो नोट्स उसने बनाए होंगे, रिविजन वाले नोट्स, 12वीं के जो रिविजन वाले नोट्स बनाए होंगे, बस उसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ ले। चैप्टर की समरी एक बार ध्यान से पढ़ ले। केमिस्ट्री फिजिक्स में फार्मूलाज या जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर ले, तो हो सकता है वो पहले अटेम्प्ट में नीट का पेपर बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर। मैडम, एक जो 720 में से 720 लाते हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, अन्य एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के क्षेत्र में हो, जो फुल मार्क्स लाते हैं वो भी तो बच्चे होते हैं। हाँ, तो एग्जाम से डरना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। एग्ज़ाम से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। एग्ज़ाम तो ऐसी चीज़ है कि जो आपका कैरियर बनाएगी, उस चीज़ से क्यों डरना। सबसे पहले तो अगर, और डरेंगे क्यों आप, अगर आप 11वीं से बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छी कोचिंग के गाइडेंस में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से छाटने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सा चीज़ टफ है उसे कैसे आसानी से पढ़ना है, तो बच्चा वैसे ही नहीं डरेगा। जैसे ही वो 11वीं की परीक्षा देगा, उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि डर उसका वैसे ही निकल जाएगा। मैडम, एक मेन टॉपिक की आता तो बुक से ही है। हाँ, आता बुक से ही है, किताब से ही तो आता है। हाँ, किताब से ही आता है, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल किताबी से आ रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आता है, कि लिखा किताब नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि चुनना 4 ऑप्शन में से एक ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है। तो बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ा तो है, आ तो बुक से ही रहा है, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। इसी के लिए कोचिंग मस्ट होती है। इसी के लिए कोचिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बच्चा कहाँ पे गलती करेगा तो पता रहता है टीचर को, कहाँ पे नहीं करेगा। मैडम, जो आप
आपके बच्चे जो हायर मेडिकल को अच्छे मेडिकल कॉलेज में निकले, तो आपने क्या इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कराया तभी निकलेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम तो बच्चे को देख के समझ जाते हैं कि ये कहाँ पे गलती करेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि बच्चे को गलती नहीं करने देना है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हमें पता है वो इतने सही कर देगा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि बच्चा कहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट इधर से उधर जा सकता है और बच्चा एक आता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो हम उसी चीज़ पे काम करते हैं, स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं कि गलत नहीं होने देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में। क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, बच्चा गलती करेगा, कहाँ पे करेगा, बस उसी की प्रैक्टिस उसे करानी है कि कहाँ पे गलती नहीं होने देनी है। बस यही है, नीट गलती रोकनी है, गलती नहीं होने देनी है। तो मैडम आपकी अभी कब से क्लासेस आप स्टार्ट करते हैं, बैच बनाते हैं नीट के लिए या IIT के लिए? देखिए अगर बच्चा फाउंडेशन बैच में जाता है कि उसे 11वीं से उसने पहले से ही प्रण कर लिया है कि मैं मेडिकल ही करूँगा, तो वो 11वीं से ही आ जाएगा, इनरोल हो जाएगा। तो 11वीं से 11वीं प्लस नीट फाउंडेशन बैच में वो बैठेगा। 11वीं से जैसे ही वो फाउंडेशन बैच में बैठेगा, अपने आप उसकी 11th की क्लास स्कूल वाले टॉपिक्स तो कवर होंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, साथ में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी आएंगे जो नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने होते हैं, वो भी बच्चा प्रैक्टिस करते रहेगा। फिर 12वीं में आएगा, 12वीं में भी 12th प्लस फाउंडेशन बैच में बैठेगा, उसमें 12वीं भी साथ में चलेगी और जो नीट के फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं वो भी चलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नीट के और प्लस स्कूल के, दोनों तैयारी करा देंगे? दोनों तैयारी होगी साथ में। हाँ। क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, बस सेम। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव पेपर है, नीट ऑब्जेक्टिव है, स्कूल में सब्जेक्टिव। एक ही साथ तैयारी हो जाती हाँ, है, ये तो एक बहुत ही साथ। सही है। सिलेबस सेम है तो टॉपिक भी सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। यदि 12th पास के बाद 12th पास के बाद आए तो वो होल ईयर प्रोग्राम में जाएगा। 12th पास के बाद 2 प्रोग्राम है। अगर बच्चे ने 11वीं 12वीं का फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसे हो सकता है होल ईयर की ज़रूरत ही ना पड़े। ये जो बीच में 1.5 महीने का समय है, जो 12वीं की परीक्षा के बाद और नीट के पेपर से पहले जो 1.5 महीने का समय होता है, अगर बच्चा उस समय यहाँ पे आता है तो हम पूरा उसको रिविजन करा के बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट के क्वेश्चंस आए होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं क्वेश्चन पेपर देके, मॉक टेस्ट देके, कि बच्चा बिल्कुल 11वीं 12वीं के बाद 45 दिन हमें दे दे तो सीधे भी पेपर निकाल सकता है। अगर बच्चा मान लो सीधे नहीं निकाल भी पाया तो फिर होल ईयर प्रोग्राम में आएगा, वो 1 साल फिर से नीट की तैयारी करेगा और उसमें अगर उसके कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, अच्छे से गाइडेंस देंगे, गलती 0 पे लेके आएंगे उसकी कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो वो निकाल ही लेगा नीट, फिर तो कुछ है ही नहीं। मैडम दूसरी ओर ये जाती है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कॉलेज ऐसे हैं बहुत फीस कम है। फीस अब तो अगले साल से स्टाइपेंड भी मिलेगा उनको प्रैक्टिस। और मेन ये आता है कि फीस बहुत कम है, तो मध्यम वर्ग के बच्चे यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। तो आप इसमें कुछ कोचिंग में जो आप फीस वगैरह करते हैं इंक्लूड, तो कुछ जो मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी जिनकी जरूरत होती है, कुछ उनको डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ? बिल्कुल देते हैं, हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और तो और अगर बच्चा 12th में बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज 90 अबव परसेंटेज लाता है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, अगर 90% से ज़्यादा नंबर लेके आता है 12th में, तो उसको हम होल ईयर प्रोग्राम में बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं। अक्सर ये होता है कि मेडिकल में जाने के लिए पेरेंट्स भी सोचते हैं, हर किसी का मन होता है कि हम मेडिकल में जाएं, लेकिन पेरेंट्स होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इतना पैसा नहीं है। मेन बात यहाँ पर आती है। मेडिकल कॉलेज में जाता है तो फीस तो वैसे ही कम होती है बहुत, और तो आप तो स्टाइपेंड भी मिलेगा अच्छा, अगले साल से बच्चों को स्टाइपेंड भी सरकार ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, मतलब वो पढ़ेंगे भी और जिस समय वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा, उसकी सैलरी भी मिलेगी स्टाइपेंड के रूप में। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी। तो मान लो एम्स में बच्चा ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है तो बहुत कम ही फीस है वहाँ तो? हाँ, फीस कम है, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा यही तो है कि फ़ीस कम है, और हम भी ये चाह रहे हैं कि जो मास है उनमें से जो सबसे तेज़ बच्चे हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाएं,
तो हमारे देश के सब लोगों को अच्छे डॉक्टर से ही इलाज प्राप्त हो, तो ये तो हम चाह ही रहे। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो ज़्यादा ही है, अब जिनके ज़्यादा पैसे हैं वो तो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा ही, बट ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं फ़ीस भी कम है, और हमारी कोचिंग से अगर हमें लगता है कि और भी इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर है सेक्शन, तो हम और भी फ़ीस कम कर देंगे। हमें बस बच्चे में दिखना चाहिए कि 90% से ऊपर वो 12वीं में लाए, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल पूरा है। अगर पैसे नहीं है तो हम तो उसको वो फ़ीस भी माफ़ कर देंगे, हम उतनी फ़ीस भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर हमसे टकराते हैं तो उनके लिए हम और भी कम फ़ीस कर देते हैं। स्कॉलरशिप में उनको ले लेते हैं 50% स्कॉलरशिप, इवन 90% स्कॉलरशिप भी हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टैलेंट है बच्चे में, पोटेंशियल है, तो फ़ीस तो फिर हम मैटर ही नहीं करती, हम बिल्कुल कम से कम कर देंगे।